बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, और उसका पार्ट जो है हम आई थिंक 8 हम करने जा रहे हैं। 8 ये ना होता बल्कि ये चैप्टर ही कंप्लीट हो चुका होता, लेकिन मैं कल जो है वो अटक गया था एक जगह पर। ठीक है, कर क्या रहे थे हम? कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये टॉपिक हमारा चल रहा था, अगर आप पेज नंबर देखें ना, मैं बुक के मुताबिक चलता हूँ तो बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, पेज नंबर 121 से बेंजीन के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ली पार्ट 7 के अंदर। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने देखी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इसको हमने समझा। ठीक है, कीकूल स्ट्रक्चर पेज नंबर 123 पे, इसके बारे में मैंने तफसीलात बताई। उसके बाद एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है, 2 एडिशन रिएक्शन थे, उसके बारे में बात हुई थी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हेलोजन। फिर हम पेज नंबर 124 पे इलेक्ट्रोफाइलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, इसका कॉन्सेप्ट समझा था, इसका जनरल इंट्रोडक्शन समझा था कि ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, सब्सटीट्यूशन से क्या मतलब है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे सब्सटीट्यूट का किरदार अदा कर रहा है बेंजीन के साथ, इसको हमने समझा था मिसालें देके। और फिर हमने केमिकल रिएक्शंस जो है कुछ देखे थे जिसके अंदर हम ये इलेक्ट्रोफाइलिक सब्सटीट्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ सकें। उसमें हम नाइट्रेशन जो है वो हमने कर लिया था, सल्फोनेशन जो है वो चल रहा था, तो इसी में थोड़ी गड़बड़ थी। इसलिए मैंने कहा था कि अगले पार्ट के अंदर जो है इस पर बात करेंगे। एक मिस्टेक जो सबसे पहले क्लियर हो जाए कि ये सल्फोनेशन के अंदर, ये सल्फोनेशन जो है, पहले क्विक रिव्यू कर लूँ क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूशन को समझना ज़रूरी है। इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है? इलेक्ट्रोफाइल ये होता क्या है? पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल ये होता है। अब मैं इसको एटम का नाम नहीं दूंगा, मॉलिक्यूल का नाम नहीं दूंगा, टेक्निकली वो गलत हो जाएगा। कुछ मिसालें दे के आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी। उन मिसालों को समझना आपको ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वही मिसालें हैं जिनके ऊपर ये सारे केमिकल रिएक्शंस बेस करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जैसे हमारे पास क्लोरीन है, इनको नोट कर लें अपने पास, और ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है भाई, इसके अलावा हमारे पास CH3 ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास। इसके अलावा जो है हमारे पास NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, ये भी हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है। और जिसको मैं कल बार बार सल्फोनियम आयन कह रहा था, बेसिकली वो सल्फोनियम आयन नहीं है, सल्फोनिक आयन है, बुक में भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, और वो क्या था? SO3H प्लस, ये क्या है? सल्फोनिक आयन। सल्फोनियम आयन जो है वो अलग होता है। बहरहाल ये सही है, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन क्या है? केमिकल रिएक्शंस हैं। कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं? इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, और इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें हम यही देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये जाके बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा इस तरह से। तो ऐसे सारे केमिकल रिएक्शन जिनके अंदर ये सल्फोनियम आयन जो है वो जाके जुड़ेगा और इस बेंजीन से हाइड्रोजन आयन जो है वो निकल जाएगा। याद रहे, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बदल, किसी की जगह ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सल्फोनिक आयन है ये भी पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव सल्फोनिक आयन जब इस बेंजीन रिंग के साथ जुड़ रहा है तो इससे जो निकल रहा है
वो भी पॉजिटिव आयन है। समझ आ गई बात? क्योंकि ये सल्फोनिक आयन रिप्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट है इसका, ये सल्फोनिक आयन यहाँ आके इस हाइड्रोजन आयन को छुट्टी दे रहा है कि चलो भाई मैं तुम्हारा सब्स्टिट्यूट आ गया हूँ, तुम चले जाओ। तो इसलिए इस किस्म के क्या ये जो है वो क्या कहलाएगा, वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। तो क्लियर हो गई ये बात आपको? इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेप्ट आपको ये बात जहन में रखनी है। पॉजिटिव पार्टिकल है, वो एक एटम जैसा भी हो सकता है, वो एक मिथाइल ग्रुप जैसा भी हो सकता है, और नाइट्रोनियम आयन भी है, सल्फोनिक आयन भी है, और इसके अलावा और भी हैं। ठीक है, उनकी पहचान यही है कि वो पॉजिटिव होंगे। दूसरी बात, वो बेंजीन के अंदर आके बेंजीन के साथ रिएक्ट करेंगे, बेंजीन के साथ शामिल होंगे, बेंजीन का हिस्सा बनेंगे और हाइड्रोजन आयन को यहाँ से निकाल देंगे। ये कोर कॉन्सेप्ट है। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, ये क्विक रिव्यू हो गया। अब आगे चलते हैं सल्फोनेशन की तरफ। इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ये दूसरी मिसाल है जो कि आपकी बुक में दी हुई है। अब यहाँ ज़रा एक टेक्निकल बात समझिएगा, ये बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड है, आगे भी इसके ऊपर बात होगी। बेंजीन नंबर 1 और दूसरा नंबर 2 है टॉलीन। बेंजीन कैसा होता है, टॉलीन कैसा होता है, क्योंकि इसको समझ लें ये बार बार आएंगे। बेंजीन सिंपली इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है, और जो टॉलीन है उसमें सिर्फ मिथाइल ग्रुप आ जाता है, ये लगा होता है टॉप पे CH3, बस दोनों में इतना ही फ़र्क है। ठीक है भाई, ये बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, लेकिन सिर्फ CH3 ऊपर मिथाइल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी ये जो सल्फोनेशन है हमारे पास, जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, और इसमें हमारे पास कौन सा आयन होगा, सल्फोनिक आयन होगा, SO3H+, ये होगा, इसी का सारा किरदार है। तो सल्फोनेशन केमिकल रिएक्शन या सल्फोनेशन या फिर इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसके अंदर ये सल्फोनिक आयन का किरदार है, ये दो हिस्सों में डिवाइड है, एक तो बेंजीन और दूसरा टॉलीन। ठीक है, पहले बेंजीन को देख लीजिए आप। एक इसका किरदार बेंजीन का ये है जिसमें ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4, और ये कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा, गाढ़ा होगा ये। ठीक है भाई, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, और दूसरी बात और किस चीज़ का आपको यहाँ यूज़ करना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड होगा, आपको टेम्परेचर जो है वो देना पड़ेगा तकरीबन 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान। अब इसको मत भूलिएगा, ये ज़रूर पैदा होगा। ये कहाँ से निकलेगा? जब आप बेंजीन और सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड एसिड को आपस में मिक्स करेंगे और इतना टेम्परेचर देंगे, तो उसके नतीजे में यहाँ से OH आयन निकलेंगे, ठीक, नेगेटिव वाले, और ये सल्फोनिक आयन जो है वो पॉजिटिव वाले रिलीज़ होंगे। ठीक है भाई, ये सल्फोनिक आयन जो है क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा, इसके साथ जुड़ेगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन 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 सारे कार्बन्स पे घूमता फिरेगा, और फाइनली फिर यहाँ से जो चीज़ निकलेगी वो क्या होगा, हाइड्रोजन का आयन। हाइड्रोजन आयन मैं आपको बता दूँ बेसिकली एक सिंगल प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो ये निकलेगा यहाँ से। अब ये हाइड्रोजन का आयन निकल के किसके पास जाएगा, OH के पास, और OH के पास जाएगा तो H आयन और OH आयन मिलके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, H2O।
एक तो ये चीज़ बनेगी। दूसरी चीज़ क्या बनेगी, ये जब यहाँ आएगा तो ये भी तो कुछ बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये सल्फोनिक आयन इसका हिस्सा बनेगा बेंजीन का, तो पहले इसको बना लेते हैं। और ये SO3H सल्फोनिक आयन जो है ये जुड़ गया, और इस प्रोडक्ट का नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका क्या नाम है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ठीक है भाई, सल्फोनेशन में बेंजीन का पहला किरदार हमने देख लिया। बेंजीन का ही एक और किरदार भी है यहीं पे, इसको अब भी कर लेते हैं। बेंजीन पार्ट 2, यही बेंजीन है। सल्फ्यूरिक एसिड भी होगा, लेकिन सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है इसको आप यूज़ करेंगे। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस SO3। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को भी आप यूज़ करेंगे यहाँ पर, H2SO4, H2SO4। असल में ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इन दोनों का मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस H2SO4। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है ना, उसको हम कहते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब पहले, इससे पहले वाला जो आपने देखा था बेंजीन में सल्फ्यूरिक एसिड था, वो था कंसंट्रेटेड, गाढ़ा। अब जो आप सल्फ्यूरिक एसिड इस केस में यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आपको टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बजाते खुद मिक्सचर है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का और सल्फ्यूरिक एसिड का। रूम टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, इससे पहले वाले केस में और इसमें एक फ़र्क और भी है कि यहाँ से आपको पता है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इससे हाइड्रोजन आयन जो रिलीज़ होगा, हाइड्रोजन आयन, वो इसके साथ मिल जाएगा सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के साथ, और इसके नतीजे में बनेगा SO3H प्लस, यानी कि सल्फोनिक आयन। यही सल्फोनिक आयन जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं, ये जाके रिएक्ट करेगा इस बेंजीन के साथ, और उसके नतीजे में क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इसका यहाँ से निकलेगा, कार्बन 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 घूमता रहेगा, और फाइनली यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन आयन, जो कि एक सिंगल प्रोटॉन है। सल्फ्यूरिक एसिड ने क्योंकि एक हाइड्रोजन आयन दिया था इसके साथ, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के लिए, सल्फोनिक आयन बनाने के लिए, तो इसी हाइड्रोजन आयन, ये इसको सल्फ्यूरिक एसिड को अपना हाइड्रोजन आयन वापस मिल जाएगा, जो यहाँ से बेंजीन से निकलेगा और दोबारा जाके H2SO4 को मिल जाएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगी, वही बनेगी प्रोडक्ट जो पहले बनी थी इससे। ठीक है, ये बना देता हूँ, बेंजीन सल्फोनिक आयन, यहाँ पर SO3H लग गया। ठीक है, बाकी प्रोडक्ट तो हमें यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट बेसिकली H2SO4 ही है, जो H2SO4 थोड़ा सा टूटा था, फिर दोबारा ये जुड़ के दोबारा यही बन गया था, तो यहाँ प्रोडक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, और आपके जो है वो बुक में भी नहीं लिखा हुआ। अच्छा, इसका क्या नाम है, अभी मैंने बताया था, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है भाई, ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं इस टॉलिन की तरफ। इतना ही सिर्फ करना पड़ेगा कि इसके साथ CH3 जो है आप लगा दीजिए, पहले इसको टॉलिन बनाते हैं। ये बन गया अब टॉलिन, CH3 ऊपर लग गया। जब ये टॉलिन बन गया, अब हम देखेंगे कि यहाँ से इसके लिए जो इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ रिएक्ट करेगा वो कौन सा होगा।
दोबारा आपको सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी, H2SO4 की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये मामला हो जाएगा। दोबारा यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकलेगा, वो इसके साथ मिलेगा, उसके नतीजे में सल्फोनिक आयन जो है वो बनेगा। ये सल्फोनिक आयन यहाँ आएगा। अब फ़र्क सिर्फ ये है कि सल्फोनिक आयन जब यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी CH3 मिथाइल लगा हुआ है, तो यहाँ पर तो ये नहीं आएगा। अब इसके पास कौन सी जगह जो है वो बचती है। अब जो चीज़ आपको बता रहा हूँ उसको जहन में रखें, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक आपको फिर समझ में आएंगे। ये बेंजीन की कुछ पोजीशंस हैं, उनके नाम ज़रा याद कर लीजिए। ये जो पोजीशन है इसको कहते हैं ऑर्थो, और इसको इन शॉर्ट जो है O से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये वाली जो पोजीशन है इसको कहते हैं मेटा, और इसको स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये वाली जो पोजीशन है ये है पैरा। इन पोजीशंस के नाम है बस बेंजीन में। पहली पोजीशन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। अच्छा, इसी के बिल्कुल अपोजिट सामने वाला ये वाला भी ऑर्थो ही है, और मेटा के बिल्कुल सामने वाला ये क्या है, ये मेटा, ये भी मेटा ही है, और ये इसके अपोजिट वाला ये पैरा ही है, ठीक है। तो इन पोजीशंस को ज़रा आप जहन में रखें, ऑर्थो, मेटा, पैरा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अब आपको, क्योंकि टॉलिन में ऐसा ही होता है। टॉलिन में अब जो प्रोडक्ट बनेगी वो एक नहीं बनेगी बल्कि दो बनेंगी जी। जब ये सल्फोनियम आयन इसके साथ रिएक्ट करेगा ना, तो उस साइड पे एक प्रोडक्ट नहीं बनेगी, दो प्रोडक्ट बनेगी। एक ऑर्थो वाली बनेगी और दूसरी जो है वो पैरा वाली बनेगी। लेकिन कब दो बनेंगी? जब यहाँ पर भी ये टॉलिन दो होंगे, तो ये देखें इससे पहले ये 2 मैंने लिख दिया, अब ये हो गए 2। अब जब ये 2 हुए तो ऑब्वियस सी बात है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है, इसको भी डबल करना पड़ेगा, तो ये भी 2 हो गए। अब जब सल्फ़र ट्राइऑक्साइड 2 हो चुके हैं तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन आयन जो यहाँ से निकलेंगे उसकी तादाद भी हमें 1 बढ़ानी पड़ेगी, इसको भी 2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अब सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के साथ ये 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और लग जाएंगे। तो ये सल्फोनिक आयन, ये 2 सल्फोनिक आयन इन 2 टॉलिन के साथ, 2 टॉलिन हैं, इनके साथ आके जुड़ जाएंगे। अब यहाँ ये दूसरा टॉलिन तो मैंने नहीं बनाया, सिर्फ ये बना के 2 लिख दिया, तो समझ जाइए दूसरा टॉलिन। लेकिन होगा क्या कि एक जो सल्फोनिक आयन है वो ऑर्थो पोजीशन पे आके एक अलग टाइप की टॉलिन बनाएगा, और ये दूसरा वाला जो है ये पैरा वाली पोजीशन पे आके एक दूसरी किस्म की टॉलिन बनाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप देख लें। ये यहाँ पर CH3 टॉलिन, और ये ऑर्थो पोजीशन पे SO3H मौजूद है, ठीक है भाई। इसी तरह का एक और बनेगा, और इसके साथ ये CH3 लगा हुआ है, और इसकी ये ऑर्थो वाली पोजीशन थी। अब ये पैरा वाली पोजीशन पे SO3 और H जो है ये लग जाएगा। इनके नाम क्या क्या होंगे? ये दोनों जो है इसका नाम क्या होगा? अल्फ़ा ऑर्थो मिथाइल बेंजीन भी हम इसको कहेंगे, या फिर ओ सल्फोनोटोलिन, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे है ना ये। ऑर्थो टॉलिन। अच्छा, ये क्या कहलाएगा? ये पैरा पोजीशन पे है तो हम इसको कहेंगे पैरा सल्फोनो टॉलिन, ठीक है। आप इसको ओ सल्फोनो टॉलिन भी कह सकते हैं और पी सल्फोनो टॉलिन भी कह सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें यहाँ बनेंगी। बाकी यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा
आपको पता है 2 हाइड्रोजन निकलेंगे क्योंकि 2 यहाँ पर टॉलीन है। ये दोनों हाइड्रोजन जाके इस 2 हाइड्रोजन जो यहाँ से लॉस हुए थे H2SO4 से, ये दोनों हाइड्रोजन जाके इसका मसला जो है वो हल कर देंगे। बोलेंगे लो भाई ये तुम्हारे 2 जो हाइड्रोजन तुमने छोड़ दिए थे ये दोनों आ गए तुम्हारे पास। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब अगला केमिकल रिएक्शन देखते हैं। अगला केमिकल रिएक्शन है हैलोजिनेशन का। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन आपको पता है हैलोजन को कहते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही अब इलेक्ट्रोफाइल का किरदार अदा करेंगे। यही क्लोरीन है, ये प्लस हो जाएगा, यही ब्रोमीन है, ये प्लस हो जाएगा। बस प्लस होना शर्त है इलेक्ट्रोफाइल के लिए। और ये जाके फिर किससे मिलेगा? बेंजीन से और टॉलीन से। मैंने कहा दोनों के साथ बारी बारी आपको देखना पड़ेगा। तो हैलोजिनेशन में देखते हैं, पहला बेंजीन के साथ भी और टॉलीन के साथ भी। पहले बेंजीन के साथ देखेंगे हैलोजन का किरदार, और फिर उसके बाद टॉलीन के साथ इसका रिएक्शन देखेंगे। पहले बेंजीन के साथ देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा बेंजीन, और इसके साथ जो है वो ये क्लोरीन गैस से क्लोरीन जो है वो निकलेगा। ठीक है, टेम्परेचर आपको कितना देना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इस क्लोरीन गैस से हमें इलेक्ट्रोफाइल निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा? एक निकलेगा क्लोरीन पॉजिटिव, एक निकलेगा क्लोरीन नेगेटिव। ठीक है भाई, ये जो क्लोरीन पॉजिटिव है यही है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ये यहाँ जाएगा और यहाँ आने के बाद वही सारा प्रोसेस होगा, इसके साथ अटैच होगा, और यहाँ से इसके जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन एटम्स पे घूमता रहेगा। फाइनली फिर यहाँ से हाइड्रोजन आयन जो है वो निकलेगा। यही हाइड्रोजन आयन जो है इस क्लोराइड आयन के पास जाके क्या बनाएगा? HCl। मैं वहाँ बना देता हूँ HCl। और ये बेंजीन अब क्या बन जाएगा? जब क्लोरीन इसके साथ मिल जाएगा ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये बन गया, इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। ठीक है भाई, बेंजीन के साथ हैलोजन को एज अ इलेक्ट्रोफाइल अटैच होते हुए देख लिया। अब हैलोजन को हम जो है वो टॉलीन के साथ अटैच होता हुआ देखते हैं। क्या फ़र्क होगा? सिर्फ ऊपर CH3 आ जाएगा इसी रिंग के। वही रिंग है और इसके साथ ऊपर क्या आ गया? CH3। यही क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करेगा इसके साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इसको जब हम टॉलीन के साथ छेड़छाड़ करते हैं ना किसी इलेक्ट्रोफाइल को, तो नॉर्मली हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। इसीलिए इसको भी हमें यहाँ पर भी डबल करना पड़ेगा। 2 रिंग लेने पड़ेंगे टॉलीन के, इसको भी डबल करना पड़ेगा, 2 यहाँ से निकलेंगे। तो अब ये 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं, तो Cl प्लस Cl माइनस Cl प्लस Cl माइनस। ये 2 जब इन 2 के साथ जाके अटैच होंगे तो कहाँ अटैच होंगे? यहाँ तो जा नहीं सकते, यहाँ तो मिथाइल ग्रुप पहले ही लगा हुआ है। अब पोजीशन ये रह जाती है ऑर्थो वाली, मेटा वाली और पैरा वाली। ये कहाँ पर जाएंगे? एक जाएगा ऑर्थो की तरफ और एक जाएगा पैरा की तरफ। ये जाएगा इस पे ऑर्थो पे, और ये वाला जो क्लोरीन है ये पैरा की तरफ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से फिर क्या होगा? 2 हाइड्रोजन जो है वो रिलीज़ होंगे। एक हाइड्रोजन आयन ये, दूसरा हाइड्रोजन आयन ये। ये हाइड्रोजन आयन किसके पास जाएगा? ये इस क्लोरीन के पास HCl बनाएगा। ये किसके पास जाएगा? ये इसके पास दूसरा HCl बनेगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर बनेंगे 2 HCl। इसके अलावा 2 प्रोडक्ट ये वाली बनेंगी, एक ऑर्थो वाली एक पैरा वाली। दोनों बना लेते हैं।
यहाँ भी CH3 क्योंकि टॉलिन है, यहाँ भी CH3 क्योंकि टॉलिन है। यहाँ पर यह आ जाएगा Cl ऑर्थो वाली पोजीशन, और इस वाले टॉलिन में ये पैरा वाली पोजीशन पे Cl आ जाएगा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ओ क्लोरोटॉलिन, यानी कि ऑर्थो क्लोरोटॉलिन। इसका नाम क्या होगा? पैरा, यानी कि पी क्लोरोटॉलिन। ठीक है भाई, बाकी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। ठीक है, हैलोजनेशन भी हो गया। आगे चलते हैं। अब है हमारे पास जो अगला केमिकल रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या अल्काइल ग्रुप भी जो है वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, अल्काइल ग्रुप भी पॉजिटिव हो सकता है। जैसे कि मिथाइल है, उसको भी आप पॉजिटिव कर सकते हैं। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, इसके नाम पे गौर करें, अल्काइलेशन। और अल्काइल ग्रुप आपको याद है ना, इथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, यही पॉजिटिव बन जाएंगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। यही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन से रिएक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर फिर हमारे पास वही मामला है, क्या कि ये भी दो हिस्सों में डिवाइड है, बेंजीन और टॉलिन। पहले बेंजीन को देखेंगे, फिर टॉलिन को देखेंगे। ठीक है, तो पहले बेंजीन को देख लेते हैं। ये बन गया बेंजीन। ठीक है भाई, अब हमें किसकी ज़रूरत है? अब हमें एक अल्काइल ग्रुप की ज़रूरत है। वो हमारे पास कौन सा है? मिथाइल क्लोराइड। इससे मिलेगा मिथाइल क्लोराइड, इससे हमें मिलेगा हमारा CH3 मिथाइल पॉजिटिव, और ये Cl माइनस, ये नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रोफाइल इससे हमें मिलेगा। यही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा, इसके साथ अटैच होगा, पॉजिटिव चार्ज सारे कार्बन एटम्स पे घूमेगा, और फाइनली यहाँ से हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज़ होगा। और यही हाइड्रोजन आयन जो है फिर किसके साथ जाएगा? इसके पास जाएगा, क्लोराइड आयन के पास, और इसके नतीजे में क्या बनेगा? HCl। समझ में आ रही है बात आपको? और आपको यहाँ पर एक उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, एल्युमिनियम क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट की भी। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट जो है, इसकी भी आपको नीड पड़ेगी। ये क्या बन जाएगा? अब ये वही बनेगा जो कि अगला हमारा टॉपिक है, यानी कि टॉलिन। यही बनेगा ना CH3। देखें, यही है ना टॉलिन, इसी को टॉलिन कहते हैं ना, CH3। ये लग गया। अच्छा, और क्या बना इसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। इसको क्या नाम देंगे? टॉलिन। ये टॉलिन आ गया, बेंजीन हो गया। अब इसी टॉलिन को हम आगे लेके चलेंगे, दोबारा इसी के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो वही हमारे पास जो है, अब इस केस के अंदर जबकि अल्काइल ग्रुप इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो आपको सिर्फ ऑर्थो और पैरा ही नहीं मिलेंगे, बल्कि अब आपको मेटा भी जो है वो मिलेगा। 3 प्रोडक्ट्स बनेंगी जब टॉलिन इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसमें से इसके साथ, इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ, मिथाइल। करके दिखाता हूँ। 3 प्रोडक्ट्स बनानी है तो 3 हमें टॉलिन चाहिए। शुरू में 3 लिख देता हूँ। ये 3 आ गया इसके साथ। ठीक है भाई, और ये CH3। मिथाइल क्लोराइड भी फिर आपको 3 ही चाहिए। ये 3 इसके साथ भी आ गया। 3 मिथाइल आपको मिलेंगे यहाँ से, CH3 प्लस, CH3 प्लस और CH3 प्लस। 3 क्लोराइड मिलेंगे, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस। ये 3
जब इन 3 से आके अटैच होंगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपको क्या मिलेगा, आपको 3 जो है टॉलिन मिलेंगे, वो वाले जिनके साथ ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुए हैं, और 3 ही आपको हाइड्रोजन आयन भी मिलेंगे, हाइड्रोजन आयन। ये तीनों हाइड्रोजन आयन जाएंगे इन तीनों क्लोराइड आयन के साथ और 3 HCl के मॉलिक्यूल बनेंगे, 3HCl। ठीक है, क्या हमें कोई कैटलिस्ट भी चाहिए? बिल्कुल, एल्युमिनियम क्लोराइड जो है ये कैटलिस्ट यूज़ होगा। अब ये 3 मुझे यहाँ बनाने पड़ेंगे बारी बारी। ठीक है, ये भी टॉलिन आ गया, ये भी हमारे पास टॉलिन आ गया, CH3 CH3, और नीचे तीसरा बना लेता हूँ CH3। ठीक है भाई, 3 टॉलिन आ गए। इन तीनों के साथ क्या अटैच होंगे? 1 2 3, ये तीनों के तीनों अल्काइलेशन, यानी कि कौन से ये इलेक्ट्रोफाइल हैं? अल्काइल, यानी कि मिथाइल वाले, ये तीनों के साथ अटैच होंगे। लेकिन किन किन जगहों पे? ये जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे CH3, ये दूसरा वाला जाएगा मेटा पोजीशन पे CH3, और ये तीसरा वाला जाएगा पैरा पोजीशन पे CH3। इनके नाम भी अलग अलग होंगे। इन तीनों के बेसिकली एक ही नाम है, सिर्फ फ़र्क सिर्फ एक होगा। ये पहला वाला जो ऑर्थो वाला है ये ओ ज़ाइलीन कहलाएगा, ओ डैश ज़ाइलीन। ठीक है, ये दूसरा वाला जो है ये एम डैश ज़ाइलीन कहलाएगा, और ये जो है ये कहलाएगा पी डैश ज़ाइलीन। इसमें परसेंटेज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्थो वाला जो है ये हमारे पास होगा 52%, ऑर्थो वाला ये जो है ये 52% है, और ये उसके बाद हमारे पास ये जो मेटा वाला है ये हमारे पास है 8%। मेटा वाला हमारे पास कितना है? 8%। और ये जो हमारे पास ज़ाइलीन है ये हमारे पास है पी ज़ाइलीन 40%। ये परसेंट क्या है भाई? इनकी परसेंटेज स्टेबिलिटी की। ये जो इनकी हालत अभी बनी है ये कितना परसेंटेज के हिसाब से अगर इनकी स्टेबिलिटी को हम कंपेयर करें तो ये जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो ये ऑर्थो वाला है, ऑर्थोज़ाइलीन। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो स्टेबल है वो पैराज़ाइलीन है, और सबसे वीक स्टेबिलिटी जो है वो मेटाज़ाइलीन की होगी। मतलब ये वक्ती तौर पर बनेगा तो ये दोबारा रिवर्स हो जाएगा, पुरानी पोजीशन पे चला जाएगा। तो ये परसेंटेज इनकी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। बेसिकली ये तीनों ज़ाइलीन है। ठीक है, नोट करते जाइए। ये भी हो गया। अब चलते हैं फ्राइडल क्राफ्ट एसिलेशन। आखिरी केमिकल रिएक्शन है ये। उसके बाद सब्स्टिट्यूट इफ़ेक्ट जो है उसको हम सीखेंगे। फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसके नाम पर गौर करें, एसाइलेशन। अगर आपको नोमेनक्लेचर याद हो तो उसमें हमारे पास एक ग्रुप था एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड। ये हमारे पास क्या था? इसकी पोजीशन कुछ इस किस्म की थी, C डबल बॉन्ड O, और एक साइड पे हमारे पास X था और एक साइड पे हमारे पास R था। यानी कि इसमें क्या है आपके पास? कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कोई हैलाइड ग्रुप अटैच हुआ हुआ। अब ये हैलाइड हैलोजन जो है वो कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये जो एसिल हैलाइड है जो फंक्शनल ग्रुप है, यही यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का किरदार अदा करेगा पॉजिटिव बनने के बाद। और ये पॉजिटिव कैसे बनेगा ये मैं आपको बताता हूँ।
इसमें भी हमारे पास दो कैटेगरी हैं, एक बेंजीन की है और दूसरी टॉलीन की है। तो पहले बेंजीन को देख लेते हैं। ये बेंजीन, ठीक है भाई, ये रिएक्ट करेगा। आर की जगह पर आपको पता है आर अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है। एक्स जो है हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी हो सकता है। हमारे पास हेलोजन में क्या, वो क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी, ये भी हो सकता है, ठीक है। बहरहाल तो यहाँ पर ये CH3-C डबल बॉन्ड O-Cl, ठीक है भाई, ये रिएक्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पर भी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, यानी कि ये जो हमारे पास क्या है, ये कैटलिस्ट है, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, इसके नतीजे में बनेगा क्या, उसको तो हम देखते हैं। पहले इसमें से हम कुछ निकालेंगे जो इसके साथ जाके जुड़ेगा, और यहाँ पर जो चीज़ बाकी बचेगी, सिर्फ ये जो क्लोरीन नज़र आ रहा है ना आपको, ये बचेगा नेगेटिव साइन के साथ। बाकी ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा और एज अ इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ जुड़ेगा बेंजीन के साथ, देखें पूरा का पूरा। और यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन आयन। यही हाइड्रोजन आयन इस क्लोराइड आयन के साथ मिलेगा और उसके नतीजे में क्या बनेगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या बनेगा, इसको पहले मैं यहाँ बना दूँ, और इसके साथ ये CO, ठीक है, और एक साइड पे क्या आ जाएगा, CH3। अब ये डबल बॉन्ड के साथ ऊपर करके ऑक्सीजन को लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना काफ़ी है आपके लिए। अच्छा, ये बना क्या है, इसका नाम है एसिल क्लोराइड। ये एसिल क्लोराइड था पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एसिल क्लोराइड था। इनके नाम भी साथ साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ये एसिल क्लोराइड था। ये जब इसके साथ मिल गया, अब ये क्या बन गया, इसको हम कहेंगे एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसीटोफिनॉन। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड करके वो लगा दें, एसीटोफिनॉन, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है भाई। अब इसको ज़रा टॉलीन के साथ भी इस एसाइल क्लोराइड को रिएक्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये टॉलीन जो है, अब ये टॉलीन बन गया, बस ऊपर मिथाइल ग्रुप लग के ये टॉलीन बन गया, टॉलीन बन गया। इसको इसके साथ रिएक्ट कराएंगे। अब ये जो हमारे पास एसिल क्लोराइड में से ये जो एसिल आयन है, एसिल इलेक्ट्रोफाइल है, ये यहाँ से निकल के यहाँ नहीं आएगा CH3 पे, ये या तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, या मेटा पोजीशन पे, या फिर ये पैरा पोजीशन पे आएगा, ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ पे जाके ये लगता है। तो ये जो है वो पैरा पोजीशन पे यहाँ पे आ जाएगा। ये अब याद रखने की चीज़ें देखें, इससे 3 नहीं बनेंगे, इससे सिर्फ एक ही बनेगा। कोई ऑर्थो नहीं है, कोई मेटा नहीं है, सिर्फ पैरा बनेगा इसके, CH3, ठीक है भाई। और ये नीचे COCH3 हो गया, प्लस HCl। आप देखेंगे तो आपकी बुक में मिस्टेक हुई हुई है, वहाँ H2O लिखा हुआ है, H2O नहीं होगा भाई, ये HCl है। और उसके नतीजे में ये जो प्रोडक्ट बनी है, ये बनी है p-मिथाइल एसीटोफिनॉन, ठीक है भाई। ये केमिकल रिएक्शंस आपके तमाम हुए। अब ज़रा चलते हैं सब्स्टिट्यूएंट इफ़ेक्ट को देख लेते हैं, वो क्या है।
इसके नाम पे गौर करें, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आप नामों पे गौर करें, आपके काफ़ी मसले हल हो जाएंगे। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, ये क्या है? इफ़ेक्ट से तो आप समझ जाइए, इफ़ेक्ट का मतलब होता है असर होना। तो मार्कर्स इफ़ेक्ट, इससे आप क्या समझेंगे? मार्कर का असर किसी पे पड़ रहा है, ठीक है। ह्यूमंस इफ़ेक्ट, इंसानों के असरात। प्लांट्स इफ़ेक्ट, पौधों के असरात। सब्स्टिट्यूएंट इफ़ेक्ट, सब्स्टिट्यूएंट के असरात किसी के ऊपर पड़ेंगे। अब ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ये वही इलेक्ट्रोफाइल है जो अभी तक हम देखते हुए आ रहे थे ना, इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव वाले, ई पॉजिटिव, जिससे हम ई पॉजिटिव से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये वही है। यही सब्स्टिट्यूएंट्स कुछ असरात मुरतब करते हैं मज़ीद आने वाले सब्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर। इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ, ठीक है। इसकी डेफिनेशन, इफ़ेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय, इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय सब्स्टिट्यूएंट ऑन, बल्कि इसको ये कहना होगा, इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट ऑन इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स, इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स। इन विच सेंस, किस किस्म के असरात मुरतब होंगे? टू डायरेक्ट देयर पोजीशन, डायरेक्ट देयर पोजीशन ईदर ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा। समझ में आई बात? नहीं समझ आई? अभी आ जाएगी। अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप देख के समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। ये देखें, ये एक बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर ये इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूएंट पहले ही लगा हुआ है। ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट। और ये कौन सा? ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, पहला सब्स्टिट्यूएंट, ये OH ग्रुप इस पर लगा हुआ है। अब ये ऑर्थो वाली जगह खाली है, मेटा वाली जगह खाली है, पैरा वाली जगह खाली पड़ी। अब यहाँ जब कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आएगा ना, तो ये डिसाइड करेगा कि आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को ऑर्थो पोजीशन पे रखना है या मेटा पोजीशन पे रखना है या पैरा पोजीशन पे रखना है। ये पहला वाला सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करेगा, ये उनको बताएगा, ये उनको डायरेक्शन देगा कि भाई आपने यहाँ जाना है। क्योंकि यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास जो हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास कई किस्मों के हैं, इसलिए हमने इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट हैं जैसे क्लोरो है, मिथाइल है, अभी आपने देखे ना इतने सारे केमिकल रिएक्शन अभी जो करवाए हैं, सल्फोनेशन में है, नाइट्रोन में उसमें है, और जो है हमने फीडल क्राफ्ट जो है वो अल्काइलेशन को देखा, फीडल क्राफ्ट हमने एसाइलेशन को देखा। तो हमने कई वैरायटी के हमने अभी जो है इलेक्ट्रोफाइल जो है वो देखे हैं और उनका केमिकल रिएक्शन होता हुआ बेंजीन रिंग के साथ देखा है। तो ये भी इसी तरह का एक इलेक्ट्रोफाइल है जिसको हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो अब कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसे हैं, कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स ऐसे हैं जो कि आने वाले नए सब्स्टिट्यूएंट्स को ऑर्थो पोजीशन पे बोलेंगे यहाँ आ जाओ भाई। कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसे हैं, कुछ इलेक्ट्रोफाइल ऐसे हैं जो आने वाले नए सब्स्टिट्यूएंट्स को, इलेक्ट्रोफाइल्स को बोलेंगे कि आप यहाँ आ जाओ। और कुछ जो हैं सब्स्टिट्यूएंट्स या इलेक्ट्रोफाइल ऐसे हैं जो आने वाले नए सब्स्टिट्यूएंट्स को बोलेंगे कि आप इस जगह पे आ जाओ। बात समझ आ रही है आपको? ये है कोर कॉन्सेप्ट इसका। अब ये OH जो है ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। हम ये देखेंगे कि ये आने वाले सब्स्टिट्यूएंट्स को कौन सी डायरेक्शन में
भेजेगा। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि अब हमने डिवाइड कर दिए ना सब्स्टिट्यूएंट्स। वो सब्स्टिट्यूएंट्स जो कि ऑर्थो पोजीशन पे भेजने वाले हैं, वो सब्स्टिट्यूएंट्स जो कि मेटा पोजीशन पे भेजने वाले हैं आने वाले सब्स्टिट्यूएंट्स को, और वो सब्स्टिट्यूएंट्स जो कि पैरा पोजीशन पे भेजने वाले हैं आने वाले सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो इसको अगर हम रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन के साथ, ठीक है भाई, 2 क्लोरीन ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, ठीक है, ये 2 हम ले लेते हैं, तो हमें 2 ही क्लोरीन जो है वो फिर लेने पड़ेंगे। ये भी सब आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने लिखा है। तो इनसे क्या होगा, पॉजिटिव क्लोरीन और नेगेटिव क्लोराइड आयन, क्योंकि ये 2 हैं इसलिए इन 2 की ज़रूरत है। अब ये जब आएंगे तो ये OH जो है, ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो है, ये इनको पता है कहाँ भेजेगा, इसको भेजेगा, इसको एक को जो है ना पहले आने वाले को भेजेगा, बोलेगा कि तुम वहाँ चले जाओ अपना, कहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन पे। और ये दूसरा आने वाला होगा ना दूसरी रिंग में, उसको बोलेगा कि तुम चले जाओ कौन सी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। तो ये बुनियादी तौर पर OH जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये 2 काम करता है, ये ऑर्थो पे भी भेजता है और ये पैरा पे भी भेजता है। ये मेटा पे नहीं भेजता, मेटा के लिए दूसरे सब्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है। अब ज़रा हम इन दोनों को यहाँ बना के मैं दिखा देता हूँ। इसको मिटाना नहीं चाहता क्योंकि इसको मैं भी बताऊँगा, तो आपको ये अब समझ में आ जाएगा क्या है। तो जब ये 2 इसके साथ जाके जुड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन आयन भी रिलीज़ होंगे जैसे कि होता रहा है, और ये छोटे करके मुझे बनाने होंगे, यहाँ पर एक यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। तो पहला वाला जो क्लोराइड इसके पास गया, इसने बोला बाबा आपकी पोजीशन ये है Cl, ठीक है, ऑर्थो वाली। और ये दूसरा वाला जब दूसरे बेंजीन रिंग के पास गया तो दूसरे वाले ने उसको पैरा पोजीशन पे भेज दिया, ये रहा पैरा पोजीशन, यहाँ पर आके Cl ये लग गया। अब ये पोजीशंस के नाम नहीं भूलने आपने, ये ऑर्थो है पहली पोजीशन, ये मेटा पोजीशन है, और ये जो है वो पैरा पोजीशन है। तो आपने देखा कि OH जो है ये बुनियादी तौर पे 2 काम कर रहा है बस सिर्फ, या तो नए आने वाले सब्स्टिट्यूएंट्स को वो किस पे भेज रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे भेज रहा है, और या फिर उनको पैरा पोजीशन पे भेज रहा है। 2 जिम्मेदारी हैं। तो यही है सब्स्टिट्यूएंट इफ़ेक्ट। फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट का किरदार, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट का इफ़ेक्ट, इसका काम क्या, आने वाले सब्स्टिट्यूएंट्स को डायरेक्शन दिखाना, उनको सिमत बताना, उनको पोजीशन बताना कि भाई आप यहाँ चले जाओ, आप यहाँ चले जाओ। क्लियर हो गई बात। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ें, क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट ऑन इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स, आने वाले सब्स्टिट्यूएंट्स, टू डायरेक्ट देयर पोजीशन, कि उनको उनकी पोजीशन बताना, ईदर ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन या पैरा पोजीशन। ठीक है भाई, क्लियर हो गई ये बात। अब आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अच्छा, फर्स्ट टाइप्स ऑफ फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट्स, इसको ये कहना बेहतर होगा, टाइप्स ऑफ फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट्स की टाइप्स। ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट बुनियादी तौर पर 2 कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है। कुछ फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं ऐसे हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग
ग्रुप्स हैं। एग्जाम्पल जैसे अभी हमने OH वाले में देखा इसको कि ये OH जो है वो पैरा पे भी भेजता है आने वाले न्यू सब्स्टिट्यूट्स को, और ऑर्थो पोजीशन पे भी भेजता है। अभी जो हमने देखा ये। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। इसकी मिसाल अभी तक आपने नहीं देखी, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसमें हमारे पास मिसाल के तौर पर एक मिसाल है इसकी, ये तो बेंजीन रिंग है। वही बात है कि अगर आपको नोमेनक्लेचर के ऊपर ग्रिप है अच्छे से तो आप फ़ौरन इसको पहचान जाएंगे। COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है भाई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये लगा हुआ होगा यहाँ पर एज अ फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट की हैसियत से COOH। और अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट की हैसियत से लगा हुआ है, तो ये अब आने वाले न्यू सब्स्टिट्यूएंट्स को कहाँ भेजेगा? ये मेटा पोजीशन पे भेजेगा। बस इसका इतना ही किरदार है। ना तो ये ऑर्थो पे उनको बोलेगा कि भाई यहाँ पे जाओ, ना पैरा पे बोलेगा, बल्कि मेटा पे बोलेगा। मिसाल के तौर पर अगर इसी को हम रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ, तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन जो है वो भी रिलीज़ होंगे। यहाँ से दो किस्म के नाइट्रेनियम आयन NO2+ ये रिलीज़ होंगे, और ये OH आयन जो है ये रिलीज़ होंगे। ये जो नाइट्रोनियम आयन है ये जब यहाँ आएगा तो ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इसको सीधा कहाँ भेजेगा? यहाँ पर मेटा पोजीशन कि यहाँ जाके लग जाओ। और यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकलेगा। यही हाइड्रोजन आयन जो है जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा, और उसके नतीजे में क्या बनेगा? प्रोडक्ट साइड के लिए मेरे पास वहाँ जगह नहीं है, प्रोडक्ट साइड में यहाँ बना देता हूँ। तो ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ये जब मिलेंगे तो H2O एक तो ये बनेगा, और ये जो है जब इसके साथ मिलेगा तो इसकी पोजीशन क्या होगी? ये सिर्फ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये सिर्फ मेटा पोजीशन पे ही आने वाले न्यू सब्स्टिट्यूएंट्स को खड़ा करेगा। ये रहा न्यू सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? ये नाइट्रोनियम ग्रुप, तो ये आ जाएगा NO2, ठीक है भाई। इसका नाम क्या होगा? इसको हम कहते हैं मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। इसका नाम है मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ठीक है भाई। ये बन जाएगा। ये बजाते खुद मिलने से पहले क्या था? ये बेंजोइक एसिड था, बेंजोइक एसिड ये था। ये नाइट्रिक एसिड है HNO3, ये तो पता ही होगा, मेरे ख्याल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो ये दो किस्म के केमिकल रिएक्शन मैंने आपको करके भी दिखा दिए, ये भी हो गया। ग्रुप बना देता हूँ, दो ग्रुप के नाम बता दूँ आपको ताकि आपको सहूलत हो जाए। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं उनकी एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम में इस पर MCQs लाजमी बनते हैं, ठीक है। -R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये भी। तो ये जब भी कोई इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये जब आपसे पूछा जाए कि भाई ये अगर फर्स्ट जो है वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर बेंजीन के ऊपर लगे हुए हैं, तो ये आने वाले जो है वो न्यू सब्स्टिट्यूएंट्स को ये अल्काइल ग्रुप कहाँ डायरेक्ट करेगा? तो आप बताएं कि ये अल्काइल ग्रुप जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की कैटेगरी में आते हैं। आने वाले न्यू सब्स्टिट्यूएंट्स को ये ऑर्थो पोजीशन पे भेजेंगे और पैरा पोजीशन पे भेजेंगे। अगर आप इसको देखेंगे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप एज़ा लगा हुआ है वहाँ पर किस हैसियत से?
ये अगर लगा हुआ एज अ फर्स्ट सब्स्टिट्यूट की हैसियत से, जैसे कि हमने अभी देखा, तो आने वाले न्यू सब्स्टिट्यूट को ये किस पोजीशन पर बैठेगा, भेजेगा, मेटा पोजीशन पर भेजेगा, क्योंकि COOH मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कैटेगरी के अंदर आता है। और कौन कौन से हैं बता देता हूँ आपको, कॉमा डैश RCO डैश OR कॉमा डैश CL कॉमा डैश BR कॉमा डैश CH3 कॉमा डैश OH, जिसकी अभी हमने एग्जाम्पल भी देखी, एटसेट्रा। ये सारे के सारे ग्रुप जो आपको नजर आ रहे हैं, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। और यहाँ पर अब देख लेते हैं, एक तो ये हो गया डैश CHO, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, और COOH तो हो ही चुका है, नाइट्रोनियम ग्रुप NO2 COCH3 और सल्फोनियम SO3H प्लस एटसेट्रा। ये सब कौन कौन से ग्रुप हैं, ये सब के सब जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है भाई। अब आपको एक बात और भी पता चल गई कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है, देखें एक तो ये बेंजीन है, इसको मैं मिटाऊं, एक तो ये बेंजीन है, सिर्फ सिंपली बेंजीन। अगर इसके साथ एक सब्स्टिट्यूटेड ऊपर लगा हुआ हो इस तरह से, जैसे कि अभी हमने देखा था COOH हमने देखा था, और इसके साथ हमने मेटा पोजीशन पे नाइट्रोनियम सब्स्टिट्यूट को लगे हुए देखा था। तो ये वो बेंजीन है जिसमें कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं लगा हुआ, ठीक है। ये वो ग्रुप है जिसके अंदर, ये वो बेंजीन है जिसमें दो जो है वो सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं, और ये वो बेंजीन है जिसमें एक सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है। तो ये सिंपली बेंजीन कहलाएगा, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहलाएगा। मोनो मीन्स वन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहलाएगा ये, सॉरी ये पॉली कहलाएगा, एक से ज़्यादा है ना, पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहलाएगा। ये एक है तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहलाएगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ये कहलाएगा, ठीक है भाई। अब तैयारी देख लेते हैं कुछ पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स की। ये चैप्टर आपका तमाम हो जाएगा, फिर मिटाऊँ इसको, और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने जैसा कहा था कि आपको सेल्फ असेसमेंट जो है पूरे के पूरे चैप्टर के, उनके ऊपर एक ही वीडियो बनाऊंगा। तो अब सेल्फ असेसमेंट के ऊपर एक वीडियो आएगी, और उसके बाद एक ही वीडियो के अंदर आपकी पूरी एक्सरसाइज, ये MCQs जो हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, डिस्क्रिप्टिव हैं, ये सब आ जाएंगे अगली वीडियो। मतलब इसके बाद 2 वीडियोस और होंगी, ये चैप्टर बमा एक्सरसाइज के ख़त्म हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर इंशाल्लाह शुरू करेंगे अल्काइल हैलाइड एंड अमाइंस का। 3 से 4 दिन में इंशाल्लाह अगले चैप्टर को भी हार्डली 5 दिन में निपटा देंगे। अच्छा, अब चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूटेड। प्रिपरेशन ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन।
प्रिपरेशन ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब इसकी तैयारी में सबसे पहले हम देखते हैं TNT, ट्राई नाइट्रोटोलीन। ये बहुत ख़तरनाक होता है, गेम्स वगैरह में आपने देखा होगा। TNT, ट्राई नाइट्रोटोलीन, ये बहुत डेंजरस किस्म का एक्सप्लोजिव है। इसको तैयार करने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, इसके मैं डायरेक्ट आपको जो है वो केमिकल रिएक्शन बना के दिखाता हूँ। इसमें नाम से आप अंदाज़ा कर लें, ट्राई नाइट्रो ग्रुप जो है वो यहाँ पे लगेगा। इसकी इब्तिदा ऐसे होगी कि पहले बेंजीन जो है उसको आपने रिएक्ट करवाना है मीथाइल क्लोराइड के साथ। मीथाइल क्लोराइड के साथ आपको पता है कि इससे फिर क्या होगा, मीथाइल पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव, ये निकलेगा। ये मीथाइल जो है ये इसके पास आएगा और यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकल के इसके पास आएगा, HCl जो है वो बनेगा। हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकल के इसके पास जाएगा, ये इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक कैटलिस्ट भी चाहिए एल्युमिनियम क्लोराइड का। ये बन गया आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन CH3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसको क्या नाम देते हैं याद है ना, टॉलीन। अब इसी टॉलीन को ट्राई नाइट्रो के साथ हमने ज्वाइन करवाना है। इसका मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ हमने इसको रिएक्ट करवाना है। नाइट्रिक एसिड के साथ हमें इसको रिएक्ट करवाना है। तीन जो है आपको ज़रूरत है नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 नाइट्रो ग्रुप इससे मिलेंगे, NO2 प्लस, NO2 प्लस, NO2 प्लस। ये तीनों यहाँ पर आके लगेंगे, एक इस पोजीशन पे लगेगा, एक यहाँ और एक यहाँ पर। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ यहाँ से निकलेगी वो क्या निकलेगी, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। इन 3 OH नेगेटिव के लिए यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस के लिए 3 हाइड्रोजन आयन चाहिए, क्योंकि ये 3 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो रहे हैं ना, तो 3 हाइड्रोजन निकलेंगे। एक हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकलेगा। ये तीनों जाके इन तीनों के साथ मिलेंगे तो क्या बनेंगे, 3 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, 3H2O। और इसकी क्या पोजीशन होगी, बस आसान सी है, ये बन जाएगा TNT, ट्राई नाइट्रोटोलीन। एक यहाँ लगेगा NO2, एक यहाँ पैरा पोजीशन पे लगेगा NO2, एक इस ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा NO2। ठीक है भाई, ये बन गया ट्राई नाइट्रोटोलीन। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ मेटा नाइट्रोटोलीन देख लें। मिटाऊं, मेटा नाइट्रो मेटा नाइट्रोटोलीन। ठीक है भाई, तो बेंजीन है, ये रिएक्ट करेगी पहले नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, ये कंसंट्रेटेड होना ज़रूरी है, कंसंट्रेटेड इसका होना, CONC कंसंट्रेटेड होना इसका ज़रूरी है। OH नेगेटिव आयन आपको मिलेगा और नाइट्रेट आयन जो है वो आपको मिलेगा। यही नाइट्रेट आयन जो है यहाँ पर आएगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकलेगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास, H2O, वाटर, H2O। ठीक है, और इसकी पोजीशन ये बनेगी, यहाँ पर आ जाएगा NO2, ये कहलाएगा नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन।
बेंजीन जो है ये बन जाएगा। नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड जो होगा वो इसके साथ बेंजीन के साथ जब आप रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर आपको सल्फ्यूरिक एसिड भी चाहिए H2SO4 और आपको हीट भी देनी पड़ेगी। ठीक है भाई। जब ये हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन को, अब आप इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराइए। नाइट्रोबेंजीन को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? CH3 इथाइल क्लोराइड के साथ आप रिएक्ट कराएंगे। यहाँ पर आपको ज़रूरत है एक कैटलिस्ट की, एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है। और उसके नतीजे में फिर ये तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, ये तो अपनी जगह छोड़ेगा नहीं। ठीक है। और ये मेटा डायरेक्टिंग है, आने वाले को यानी कि इसको, इससे जो CH3 निकलेगा उसको बोलेगा भाई पैरा पोजीशन पे चला जाओ, तो ये आ जाएगा पैरा पोजीशन पे। CH3 प्लस हटा देते। ठीक है। और यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज़ होगा और किसके पास जाएगा? इस यहाँ से जो क्लोराइड आयन आएगा और उसके नतीजे में क्या बनेगा? HCl। तो सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने इसको पैरा पोजीशन पे बना दिया, इसको मेटा पोजीशन पे बनाना था। इसका नाम होगा M नाइट्रोटोलीन। M नाइट्रोटोलीन। ठीक है भाई, चैप्टर तमाम हुआ। अगली वीडियो के अंदर सारे सेल्फ असेसमेंट और उससे अगली वीडियो में सारी एक्सरसाइज, मतलब अगले 2 दिन में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।